आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इकाई 3 बाल्यावस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 11 उत्तरजीवी वृद्धि एवं विकास, इसके हम भाग 3 के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले 2 भाग में हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, हमने विकास के बारे में पढ़ा, हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा, हमने उत्तरजीवी के बारे में पढ़ा। विकास के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के विकास पढ़े, शारीरिक, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब हम पढ़ेंगे आज सामाजिक एवं भावात्मक विकास, जिसके अंतर्गत आज अगर देखा जाए या पहले भी देखा जाए, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी माना जाता है, जिसको जीने के लिए समाज चाहिए होता है। बिना समाज के वो अपना अस्तित्व नहीं बनाता है, इसलिए उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने भाव को अभिव्यक्त आराम से कर सकता है, किसी भाषा के अनुरूप या उसके एक्शंस के अनुसार। तो आइए आज हम विकास के अंतर्गत सामाजिक एवं भावात्मक विकास का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि एक मनुष्य जब पैदा होता है तब से लेकर मरने पर्यंत तक वो एक सामाजिक प्राणी होता है। उसको समाज चाहिए। पहला समाज जो उसको प्राप्त होता है वो होता है माँ के रूप में, क्योंकि जो पहला संबंध स्थापित करता है वो माँ से, जिससे वो स्तनपान लेता है, पहला दुलार का अनुभव ग्रहित करता है और अपने भावों का उद्गार करता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक और भावात्मक विकास निहित होते हैं। तो आइए प्रारंभिक संबंध तथा मनोभाव। आपने देखा होगा कि शिशु तथा उनकी देखभाल करने वालों के बीच में एक अंतर्हित संबंध होते हैं, जिनके अंतर्गत जब पैदा होने के बाद माँ बच्चे को अपने पास लेती है, दुलारती है, उसको देख के मुस्कुराती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुलार का भाव उत्पन्न होता है और बच्चा भी खुश होकर मुस्कुरा उठता है। चाहे बच्चा कितना भी रो रहा हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन जैसे ही माँ की गोदी में आएगा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और रोना बंद कर देगा। तो इसको समाज का, ज़माने का, दुनिया का पहला सामाजिक भावात्मक संबंध कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोनों के व्यवहार इस प्रकार के होते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने तथा लगाव विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है अपनत्व की भावना का विकास। जैसे जैसे इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे एक वयस्क व्यक्ति और एक शिशु जो संसार में अपना अस्तित्व स्थापित कर रहा है, विभिन्न प्रकार की वृद्धि व विकास के अंतर्गत चले जा रहा है, तो कैसे कैसे सामाजिक और भावात्मक विकास को स्थापित करता है। आइए इसके अंतर्गत पहला बिंदु है, देखभाल करने के लिए शिशु का काफ़ी शारीरिक संपर्क रहता है। जो माँ होती है या जो भी देखभाल बच्चे का करता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक संपर्क रहता है। उसको फीडिंग कराने के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसकी नापी चेंज करने के लिए, उसको सुलाने के लिए, तो कई प्रकार से शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। तो वो उनकी टच थेरेपी के अंतर्गत एक भावात्मक संबंध का स्थापित होता है। बच्चे न केवल दैनिक क्रियाकलापों के दौरान गोद में उठाए जाते हैं, अपितु इसलिए भी गोद में उठाए जाते हैं कि हमें उनसे आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक शिशु को दुलार मिल रहा है, उसी तरह माँ को भी बहुत अंतर मन तक की आत्मा को तृप्ति मिल रही है। तो ये डबल वे रिलेशनशिप है। शिशु को जितनी माँ की ज़रूरत है, उतनी ही माँ को शिशु की भी ज़रूरत होती है अपना अस्तित्व बताने के लिए। शिशु को शारीरिक संपर्क की अंतर्जातीय आवश्यकता होती है। जब देखभाल करने वाला बच्चे को उठाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है, उसको दुलार करता है, तो ये सब आपके टच थेरेपी के अंतर्गत
निहित है। दूसरा है वयस्क व्यक्ति जब बच्चे को उठाता है और बातचीत करता है तो एक विभिन्न प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। जैसे कहते हैं ना, गूंगे की भाषा माँ ही जाने। एक शिशु जो भाषा बोलता है वो बिना बोले भी अपनी माँ को सारी बात समझा देता है। तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? मदरीजा या माता समान की भाषा, कि एक छोटा सा शिशु अपने माँ से सारी बात बता देता है कि वो कब बहुत ज़्यादा खुश है, पैर चलाता है, चद्दर फेंकता है, हाथ हिलाता है, करके आवाज़ें निकालता है, कूकता है। तो ये सब बातें वो अपनी माँ के संग निहित करता चला जाता है और माँ या जो भी वयस्क उसके संग बातें करता है एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको मदरीजा या माता समान की भाषा कहा जाता है। छोटे ईशा वाक्यों, सरल शब्दों का उपयोग किया जाता है। कुछ उतार चढ़ाव के संग, हाँ चौथा बेबी, ये उतार चढ़ाव के संग भाषा का उपयोग किया जाता है जिसका छोटा बच्चा बहुत ही मज़ा लेता है और उसके अंतर मन में बहुत तृप्त महसूस करता है। ऐसी भाषा शिशु को प्रसन्न करती है तथा वह कूक करके या तुतला कर अनुक्रिया देता है। इसका मतलब वो खुश है, उसको वो बात समझ में आ रही है। हम शिशु को देखते हुए मुस्कुराते हैं तथा हमें मुस्कुराते हुए देखकर शिशु भी हमारी तरफ मुस्कुराता है। अगर हम खुश होके बच्चे के पास जाएंगे, खुशी खुशी मुस्कुराएंगे, तो बच्चा हमारी खुशी की जो वेव्स है, वाइब्स है, उसको लेगा, उसको वो तरंग महसूस होगी। और किसी दिन हम दुखी हैं या सुस्त हैं तो वो तरंग भी उस बच्चे को महसूस होती है। तो जितना खुशनुमा माहौल होगा, जितना संतोषजनक वातावरण होगा, उतना ही अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पनपेगा, उभर के आएगा और बच्चे का व्यक्तित्व पराकाष्ठा तक बहुत अच्छा बन के आपके सामने प्रस्तुत होगा। देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं, जिससे देखभाल करने वाला शिशु के बीच एक संचार स्थापित हो जाता है कि वो जो देखभाल करने वाला है बच्चे को क्या कहना चाहता है और बच्चा अपनी भाषा में उसको क्या बताना चाहता है। इसके अंतर्गत उनका संचार स्थापित हो जाता है और वो परस्पर में निरंतर बातचीत करते रहते हैं। ये इन दोनों के बीच की एक कड़ी स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा सामाजिक भावात्मक परस्पर क्रियाओं के प्रथम स्वरूपों में से एक माना गया है। फिर आता है शिशु से बातचीत करते समय देखभाल करने वाले के चेहरे के हाव भाव को देखकर बच्चा पहचान जाता है कि आज वो खुश है, दुखी है, सुस्त है। इसको भावात्मक अभिव्यक्तियों के में अंतर स्थापित करना सीख जाता है। फिर आता है देखभाल करने वाला शिशु के साथ परस्पर क्रियाएं करता है। वो एक लयबद्ध तरीके से क्रियाएं करता है, जैसे सिर हिलाना, इधर देखना। आप अगर उससे इधर से जाओगे फिर उधर जाओगे तो वो आपके पीछे 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 आंखें घुमाएगा और अगर खसक सकता है तो जैसे आप छुपोगे तो आपके इर्द गिर्द खसक खसक के आपको देखने की कोशिश करेगा। तो वो लयात्मक क्रियाओं के अंतर्गत निहित होता चला जाता है। हमारी कुछ क्रियाएं तथा दुनिया जैसे झूला झूलना, हिलना डुलना बच्चे को सुखद अनुभव करती है, उसको दिलाती है। इसी के अंतर्गत 7वां पॉइंट है, देखभाल करने वाला शिशु के साथ उसके थोड़े से बड़ा होने पर सरल खेल खेलती है, जैसे लुका छिपी करना। बच्चा सामने है तो आंखें छुपा करके ता ता या तकिए से अपना मुंह छुपा के, तो पट से आपका तकिया हाथ छुपा हटा के आपको देखने की कोशिश करेगा। इसको लुका छिपी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत उसको बहुत मज़ा आता है। जिस प्रकार देखभाल करने वाले शिशु के साथ संचार करते हैं, शिशु भी सामाजिक संपर्क बनाने के लिए व्यवहार आरंभ कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है हम
सोचते हैं कि वो हम पे बेबस है, वो हर चीज़ के लिए हम पे निर्भर है। नहीं, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी क्षमताएं लेके पैदा होता है, उसके अंदर निहित होती है, जिनके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और भगवान उनके अंदर वो सब क्षमताएं देकर भेजता है। जब शिशु असहज होने पर चिल्लाते या रोते हैं तो माँ दौड़ी चली आती है कि बच्चा दुखी है या कुछ संकट में, और ये देखती है कि बच्चा आराम से हो। दूसरी बात, वो स्वयं के पहले पर कूक करता है, कुलबुलाता है, मुस्कुराता है या निहारता है, तो ये व्यवहार देखभाल करने वाले के संरक्षात्मक भावना सृजित होता है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने आप को संरक्षित महसूस करता है, बहुत ज़्यादा बचावा महसूस करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चूँकि अधिकांश मामलों में माता ही मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करती है, या फिर बच्चा शिशु गृह में रहता है तो वहाँ पे भी जनरली और ज़्यादातर एक ही व्यक्ति किसी बच्चे को केयर करता है, जैसे उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो सके। माता के साथ ये संबंध शिशु का पहला सामाजिक संबंध या रिश्ता कहलाता है, जो वो इस दुनिया में आने के बाद स्थापित करता है। और ये बहुत ही सुखद और बहुत ही अनोखा संबंध होता है, क्योंकि बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है वो बड़ा हो जाता है, तब भी माँ अपने आप ही पकड़ती चली जाती है कि उसके अंतर मन में क्या चले जा रहा है। यदि माता के साथ शिशु की परस्पर क्रिया उत्साहपूर्ण और सुखद ना हो तो शिशु के चिड़चिड़े तथा व्यग्र होने की संभावना हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे व्यवहार और जैसे अंतर्मन स्वभाव से आप अपने बच्चे को देखभाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसका व्यवहार भी वैसा ही बनता चला जाएगा, क्योंकि वो आपके व्यवहार की तरंगों को अपने अंदर सोखता चला जाता है और वैसा ही व्यक्तित्व उभर के आता है। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने शांत सुखद व्यवहार से एक अपने बच्चे को बड़ा करते हैं और कितने गुस्से से हर बात पे रुष्ट होकर उसको बड़ा करते हैं। यद्यपि मानव लचीले स्वभाव का होता है, अगर पहले कुछ वर्षों में उसके संग इतना अच्छा सुखद वातावरण ना हुआ हो और बाद में बहुत अच्छा वातावरण दिया जाए, तो वो जो अपने पुराने अनुभव हैं उनको कुछ हद तक भूल जाता है और एक नया रूपांतरण करके नए व्यक्तित्व की तैयारी के अंदर लग जाता है। माना कि पूरे चिन्ह नहीं मिटते हैं, कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते हैं, किंतु वो एक नया रूपांतरण व्यक्तित्व को निखारने के लिए तत्पर और तैयार हो जाता है। जीवन के प्रथम वर्ष में सुरक्षित लगाव का निर्माण करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विकासात्मक क्रिया है। एक सुरक्षित शिशु कम रोता है, अनजान लोगों से आराम से बात करता है और दिन भर अपने देखभाल करने वाले या माँ के पास चिपकावा नहीं रहता। किंतु जो बच्चा एक डरे हुए वातावरण में बड़ा हो रहा है, सुखद वातावरण नहीं मिल रहा, तो वो किसी भी अनजान से बात करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं होता। कोई भी अनजान आता है और वो माँ को पकड़ के खड़ा हो जाता है, पीछे छुप जाता है, मतलब स्ट्रेंजर एंजाइटी उसके अंतर्गत चलती चली जाती है, जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। पूर्व विद्यालय वर्षों के दौरान ऐसे सुरक्षित बच्चा भावात्मक रूप से उत्साही, सामाजिक रूप से परिपक्व, हम उम्र बच्चों के लिए लोकप्रिय, जिज्ञासु व आत्मनिर्भर बनते हैं, जिनके संग सुखद वातावरण में उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और काफ़ी शोधकर्ताओं ने ये भी बताया है कि अपनत्व बंधन के निर्माण में वयस्क द्वारा बच्चों के साथ बिताए गए समय से ज़्यादा उनके समय की क्वालिटी और आपस में बात करने का वो घनिष्ठता ज़्यादा महत्व रखता है। जो कि एक बच्चे के संग माँ दिन भर रहती है लेकिन कभी भी उससे बात नहीं करती,
खेलती नहीं है, उसके अनुभवों को शेयर नहीं करती, तो वो 24 घंटे व्यर्थ हैं। और उसी जगह एक माँ सिर्फ 2 घंटे अपने बच्चे के संग रहती है, लेकिन उस 2 घंटे वो अपने आप को पूरा बच्चे के संग इन्वॉल्व रखती है। बच्चा क्या अनुभव करता है, क्या क्रियाएं शेयर करना चाहता है, क्या खेलना चाहता है, तो वो 2 घंटे इस 24 घंटे पे भारी पड़ेंगे और ये बच्चा सुखद वातावरण में पनपेगा और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व लाएगा। जबकि 24 घंटे वाली 1 मिनट भी बच्चे के संग नहीं बिता रही, अपितु वो वही है लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं बिता रही। तो बच्चे के प्रति वयस्क का व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाएं अपनत्व बंधन के निर्माण में सहायक होती हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। यह देखभाल करने वाले द्वारा बच्चों के साथ निभाए गए समय की गुणवत्ता, जो अधिकांशतः देखभाल करने वाले और बच्चों के बीच लगाव का निर्धारण करती है। जैसा कि मैंने कहा कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स। अगर क्वालिटी अच्छी है आपकी और आपके बच्चे के संग बिताए हुए टाइम की, तो वो ज़्यादा मान्य होगी। जो क्वांटिटी है वो इतनी मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, 1 या 2 व्यक्तियों के साथ प्रथम सशक्त बंधन के पश्चात बच्चा परिवार के अन्य लोगों के संग भी संबंध स्थापित करने लगता है। पहला घर सामाजिक व्यवहारिक जो उसका संबंध होता है वो उसकी माँ होता है। पहला स्कूल उसका घर होता है, पहली गुरु उसकी माँ होती है। इसका मतलब उसका पहली दुनिया, पहला संसार, सब कुछ सिर्फ घर होता है। उससे भी पहले सब कुछ उसकी माँ होती है। अगर या जो देखभाल करने वाला है वो होता है, अगर इनका व्यवहार सुखद है तो ये यहाँ पे भी सुखद रहेगा, और ये अगर सुखद है तो बाहर वाली दुनिया में भी एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान निकल के आएगा। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है और इसके ऊपर बहुत ही पिन पॉइंट करके कह रही हूँ, तो उसको नोटबुक में लिख लीजिए और याद रखिए कि अगर हम घर से लड़के निकले तो बाहर जाके भी हम अपने दोस्तों से चिड़चिड़ा स्वभाव करते हैं, रहने दे तू, मत कर बात, आपकी उम्र तक भी। तो ये तो बेटा छोटे बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप अपने घर में भाई बहन या माँ बाप से डांट खा के जाते हो तो बाहर चिड़चिड़ा स्वभाव करते थे, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए बहुत ही बेसलाइन है। तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और आशा करती हूँ कि आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको बहुत ही केयरिंग एनवायरनमेंट आप उपलब्ध कराएंगे, जैसे आपके माँ बाप आपको कराते हैं। यदि बच्चा किसी डेयर केयर सेंटर में है जहाँ उसकी अच्छे से देखभाल होती है, जिसमें सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, खेलना तथा आराम करना शामिल है, तो वह वहाँ देखभाल करने वाले के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करता है। जैसा आप उसके इसको दोगे व्यवहार, वैसा ही वो रिटर्न में आपको देगा, वैसा ही व्यक्तित्व निखार के आपके सामने एक व्यक्ति प्रस्तुत होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व आप बनाना पसंद करते हो। दूसरा है बाल भाव। छोटे बच्चों द्वारा दर्शाए जाने वाले मनोभावों के संबंध में शोधकर्ताओं के बीच विवाद है, क्योंकि बच्चे के चेहरों के भाव तथा अंदरूनी भावों के बीच में एकदम सही संबंध स्थापित नहीं हो पाता। उनके अंदर कुछ चल रहा होता है, बाहर कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसके अंदर सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि उनका जो व्यवहार होता है या जो उनके भाव होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते चले जाते हैं, वो स्थिर स्थिति में नहीं होते हैं। शिशु
उन मनोभावों का अनुभव करते हैं जिन्हें हम प्रसन्नता, दुख, परेशानी, क्रोध, यहाँ तक कि अत्यधिक रोष भी कहते हैं। कभी कभी बच्चा गुस्से में आकर उसको नहीं समझ में आता तो सामान उठा के फेंक देता है। उस समय अगर हमने नहीं डांटा तो ये उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये सब मनोभाव वो प्रदर्शित करता है। ये आप पे निर्भर करता है कैसे उसके मनोभावों को एक चैनल देके कंट्रोल करें और एक आराम से भावों को प्रस्तुत करने की तैयारी करें। धीरे धीरे ये भाव प्रसन्नता, रुचि, उत्तेजना, दुख, अस्वीकरण तथा भय में अलग अलग हो जाते हैं और सामने प्रस्तुत होने लग जाते हैं। लगभग 6 माह की आयु के आसपास बच्चा अपरिचित व्यक्ति से भय दर्शाता है, उनके पास आने में परेशान भी हो जाता है तथा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके संग उसका सामाजिक पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। वो अनजान व्यक्ति अगर 2 या 4 बार उस बच्चे से मिलेगा तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा और सामाजिक पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे अजनबी को देखने वाली उत्सुकता या स्ट्रेंजर एंजाइटी भी कहते हैं। परेशानी की ये भावना 8 से 12 माह की आयु के आसपास अपनी चरम सीमा पर होती है, जब उसको लगता है मेरी माँ किसी के संग शेयर ना हो जाए। और धीरे धीरे 15 से 18 महीने की आयु में ये भावना लुप्त होती जाती है। वो सभी लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार होता है। जैसा कि मैंने कहा, माँ से वो निकल के घर की ओर अग्रसर हुआ है। घर के अंदर सबके संग स्थापित करते करते वो धीरे धीरे दुनिया के संग स्थापित करने लगा है। तो पहले वो माँ के अलावा किसी को भी नहीं जानता, फिर धीरे धीरे वो घर पे आया, घर से वो धीरे धीरे दुनिया के संग अच्छे संबंध स्थापित करने लग जाता है। अजनबी को देखने के बाद उत्सुकता उभरने के साथ पश्चात में शिशु को बिछुड़ने की चिंता होती है कि ये जना आया है, मुझे मेरी माँ से दूर ले जाएगा या जो भी केयर टेकर है उससे दूर ले जाएगा, उसको मेरे संग शेयर करेगा। तो उसको इस उम्र में शेयरिंग नहीं आती है। जो उसको उसका है वो उसका है, उसको शेयरिंग नहीं आती है। चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उसको शेयरिंग नहीं आती है। वे उस समय परेशान हो जाता है जब उनकी माँ दृष्टि से ओझल हो जाती है। ये भय 12 से 18 महीने पे चरम सीमा पर होता है और 20 से 24 महीने के अंतर्गत लुप्त हो जाता है। वो अपने खेल के अंदर खेल मस्त हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रह जाता। माँ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, हम हमारा खेल रहे हैं, हमको हमारे खेल में डिस्टर्ब ना किया जाए। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे सभी स्थितियों में समान रूप से परेशान नहीं होते। इसका मतलब इंडिविजुअलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, या हर एक व्यक्ति अपनी खुद की पहचान अलग रखता है। जैसा कि कहा, जनरली स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है या अपरिचित से हमको भय लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये अनुभव हो सकता है कुछ बच्चों में हो और कुछ बच्चों में ना हो। तो इसके अंतर्गत इंडिविजुअलिज्म और हर एक व्यक्ति अनोखा व्यक्ति होता है। उनके पूर्व अनुभव, आदतों और उनके आसपास के अन्य लोगों की प्रकृति के अनुरूप इसमें भिन्नता आती जाती है। जैसा कि मैंने कहा, आपके घर के वातावरण, आपकी माँ का व्यवहार ही पहली दुनिया है, उन्हीं के अनुरूप आपका विभिन्न प्रकार का व्यवहार स्थापित होता है और किस प्रकार आप किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे ये आप बताते हैं, जिसके अंतर्गत आपका घर परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधि। जब
अभिभावक अपने बच्चों को पालते हैं तो इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं कि गोदी में लाते हैं, और आज आप इतने बड़े हो गए, कुछ समय बाद आप कमाने लग जाओगे, आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, आप भी एक गृहस्थ आश्रम या एक और फैमिली का स्टार्ट कर दोगे। तो सोचो, आप को छोटे से को लाके इतना पाल पोस के बड़ा करा, आपके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाली, कुछ मॉरल्स डाले, तो उनको स्थापित करने के लिए हर माता पिता या केयर टेकर का एक अपना अलग तरीका होता है, जिसके अंतर्गत वो बच्चों को समझाते हैं क्या गलत है क्या सही है। यहाँ खड़े होके मैं ये नहीं कह सकती कि इस सिचुएशन के लिए ऐसा ही करना चाहिए, इस सिचुएशन के लिए ऐसा। उस समय उनको जो सही लगता है वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यवहार करे जा सकते हैं, उसमें से हर माता पिता अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा व्यवहार ही करते हैं। अब शोधकर्ताओं ने क्या बताया है उसके अनुसार हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के व्यवहार होते हैं और कितने प्रकार से बच्चों की देखभाल की जाती है। माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करते हैं, इस बात का बच्चों के व्यक्तित्व पर उल्लेखनीय प्रभाव डलता है। अभिभावकों द्वारा बच्चों में दर्शाए जाने वाले उत्साह, प्यार तथा स्नेह की मात्रा भिन्न होती है। जैसा कि मैंने कहा, हर किसी में एक कॉन्फिडेंस या सुखद महसूस वातावरण सब भिन्न होता है। हो सकता है कोई बच्चे ने गलती करी हो, माँ को आके बताए या पिताजी को आके बताए, तो उनके माता पिता कहें ठीक है अगली बार ध्यान रखना, आपको तो नहीं लगी। पहला कोई एक पूछेगा आपको तो नहीं लगी, दूसरी बार कहेगा ठीक है ध्यान रखना, तीसरा कहेगा ठीक है आपकी ये गलती रही थी, अगली बार से गलती ना दोहराना, और चौथा जना आपको बताने के पहले ही चांटा धर देगा। तो ये चार व्यक्तित्व, चार अलग व्यवहार हुए हैं, तो चार अलग व्यक्तित्व निखर के और उभर के आएंगे। ये आपके उत्साह, प्यार और स्नेह की मात्रा या गुस्से की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार उत्साह और उपेक्षा को निरंतर दो छोर माना गया है कि मैं आपसे क्या उपेक्षा रखती हूँ कि आप क्या करेंगे, या किस बात पे मैं आपको डांट रही हूँ, या किस बात पे मैं आपको ये कह रही हूँ कि उत्साहित होएं। एक मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगी। दो बच्चे पेड़ पे चढ़े थे, दोनों ही माता पिता नीचे खड़े थे। एक माँ ने कहा देखो गिर मत जाना, ठीक है, और दूसरे ने कहा पेड़ को पकड़ के रखो। तो बच्चे जो गिर मत जाना में वो बच्चा गिर गया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले आ गया अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, तो वो इस हिसाब से रिएक्ट करने लगा। दूसरे ने कहा सिर्फ पेड़ को पकड़ के रखो, तो उसके मन में कुछ भी नहीं आया, सीधा इंस्ट्रक्शन कि मुझे पेड़ को पकड़ के रखना है, उसके आगे उसने कुछ दूसरा सोच ही नहीं लाई और वो पेड़ के पकड़ के रखा और गिरा नहीं। तो दोनों ही जगह पॉजिटिव थे, लेकिन दोनों का ही कहने का तरीका अलग था और दोनों का ही रिजल्ट अलग आया। तो ये आप पे निर्भर करता है कि उस समय आप किस प्रकार बोलते हो और वह बच्चा उसको किस प्रकार महसूस करता है और अपने अंतर मन को सोचता है और अनुभव करता है। ये बहुत सोचने और समझने की बात है। प्रतिबंधित माता पिता मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल करना, डोमिनेटिंग माता पिता, हर चीज़ क्या करनी है क्या नहीं करनी, हर चीज़ को डायरेक्ट करते रहते हैं। आप बैठ जाओ, आप उठ जाओ, आप खा लो, इतना खाओ, ऐसे पियो। तो ये प्रतिबंधित कंट्रोल डिटर्मिनिंग पेरेंटिंग स्टाइल है। दूसरी है अनुमति देने वाले माता पिता। आपको करना है आप कर सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो ये बच्चा बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए बहुत उत्साहित रहेगा और नई नई चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। वो बच्चे अक्सर अपने निर्णय स्वयं करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार प्रतिबंधित अनुमादित माता पिता द्वारा बच्चों का लालन पालन करना एक अन्य पहलू है। इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है, कुछ चीज़ों पे हमने कंट्रोल लगाया है कि ये नहीं करना है और कुछ चीज़ों पे हमने फ्री छोड़ा है। तो ये चीज़
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे सही तरीका है। पूरे दिन कंट्रोल करना भी सही नहीं है और पूरे दिन फ्री छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता हर चीज़ में कि क्या सही है क्या गलत है। तो जहाँ उसको नहीं पता वहाँ कंट्रोल करो, और जहाँ आपको लगता है कि वो डिसीजन ले सकता है, अगर गलत होगा तो उसको सीखने की आवश्यकता है, तो उस जगह हम फ्री छोड़ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोचना, समझना, एनालाइज करना। माता पिता द्वारा प्रयुक्त अनुशासनात्मक तकनीकों की किस्म के आधार पर बच्चों का लालन पालन प्रक्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों के उनके कार्यों के परिणाम समझते हैं तथा उनके साथ तर्क करते हैं, ताकि वो अपने उनको अनुपयुक्त कार्य करने से रोक सके। रीज़न देते हैं, बात करते हैं, सिर्फ डिक्टेट नहीं करते, उनको हाँ या ना डिसीजन नहीं सुनाते, उनसे बात करके एक कंक्लूजन पे आते हैं। वे अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चों के साथ स्नेह में और कोमल व्यवहार करते हैं। इसने स्नेहमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा गया है कि कई जगह हमने दुलार दिखाया और कई जगह हमने उनको कंट्रोल किया, या उनके क्रियात्मक कार्य पे क्या गलत डिसीजन हो सकता है उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान की। दूसरी ओर कुछ माता पिता अपने बच्चे को कोई कारण बताए बिना, कोई भी कारण नहीं बताया तो मैं नहीं करना, कह दिया, बस कह दिया, कोई रीज़न नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कुछ बेस नहीं, बस कहा तो कहा, किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने से रोकने का आदेश दे देते हैं। आदेशित, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई सिर्फ डिसीजन कंक्लूजन है। वे बच्चों को धमका सकते हैं, शारीरिक दंड दे सकते हैं, इसको शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक कार्य कर सकते हैं कहते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और सिर्फ डिसीजन सुना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड और अंदर से आक्रोश लिए हुए होते हैं कि मैंने कहा, मना कर दिया, उसका कारण तो बताओ, कारण बताने को कोई तैयार नहीं है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा होता है। इसके पहले हमने जो स्नेहमुखी अनुशासनात्मक पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत वो उनके पास रीज़न होता है, अच्छा ये नहीं करना, क्यों नहीं करना पता है, तो वो शांत स्वभाव के डिसीजन मेकर तैयार होते हैं और उनके अंदर आक्रोश नहीं होता। सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि माता पिता और देखभाल करने वाले अपने बच्चों के उन गुणों को तभी डाल सकते हैं जब वे स्वयं उन्हें अपने आचरण में अपनाते हैं और व्यवहार करते हैं उनके अनुसार। बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड, खास तौर से शारीरिक दंड का प्रयोग ना करें। वांछनीय व्यवहार निर्देशित करने के लिए स्पष्टीकरण की सहायता लें। अगर आपने दंडित किया तो वो इतना ढीठा हो जाएगा कि ठीक है मैं तो करूँगा, क्या करेंगे, पहले एक थप्पड़ मारती थी आज 2 मार लेंगे, एक डंडा मारती थी 2 मार लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप स्पष्टीकरण से बात करेंगे, उसके रीज़न को बताएंगे, तो वो उसको समझेगा और आपके मनोभावों को समझेगा और आपके अनुसार अपना व्यवहार करने के लिए तैयार होगा और एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व निखर के आएगा। बच्चों के लालन पालन की ये प्रणाली बच्चों के सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के आकार देने के लिए योगदान करती है। किस किस प्रकार का व्यक्तित्व निकल के आता है, एक सेटल्ड माइंड और या हर समय गुस्सा करने वाला व्यक्तित्व निकल के आता है, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है भाई बहन के संग मंत्र तथा मित्र मंडल के साथ संबंध। सामान्यतः हमारे घर में अधिकांशतः एक ही परिवार में भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं और इसके अंतर्गत जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और इनके अंतर्गत काफ़ी सीमा तक एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं और भाई बहन की आयु में बहुत ज़्यादा फर्क ना होने के कारण वो
छोटा जो भाई बहन होता है वो बड़े भाई बहन का अनुसरण करता चला जाता है। इसलिए उनके बीच माता पिता की तुलना अधिक सम्मान, मैत्रीपूर्ण और बराबरी का संबंध होता है, जिसके अंतर्गत वो ये स्थापित करते हैं कि हाँ, जैसा भैया ने कहा वैसा कर ले। इन भाई बहन के अंतर्गत एक और बात बताना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो दो भाई बहन सेम उम्र के होकर दिन भर लड़ते रहेंगे, लेकिन जैसे ही माता पिता ने एक को डांटा, दूसरा उसको बचा, नहीं 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 उसने नहीं किया था, अरे तो तुम अभी तो लड़ रहे थे, वो तो हम ऐसे ही लड़ रहे थे, आप उससे कुछ मत कहो। उसी जगह बड़े को कहा तो छोटा, नहीं मैं कर दूंगा, भैया ने कुछ नहीं करा, अरे अभी तो तुझे मार रहा था, वो तो पुरानी बात थी। तो एक दूसरे को बचाने के लिए फटाफट खड़े हो जाएंगे और माँ बाप गलत हो जाएंगे, लेकिन खुद लड़ मरेंगे। इसका मतलब मैत्रीपूर्ण और प्यार का संबंध उनके अंदर निहित होता है और वो माता पिता से ज़्यादा आपस के संबंध को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। भाई बहन के बीच में सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं, भावनात्मक और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसा बड़ा भाई बहन करते हैं वैसे छोटा वाला करता है। अगर आपने दोनों में से एक को भी डांटा, दूसरा उसके सपोर्ट में उसी समय खड़ा हो जाएगा, आपको नहीं डांटने देंगे, चाहे दोनों भिड़ते चले जाएंगे। भाई बहनों के संबंध में परस्पर विरोध, प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, ईर्ष्या भी होती है तथा माता पिता उनके बीच में एक बंधन का सृजन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों को एक अच्छी इम्पोर्टेंस देके अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करवाते हैं। इसी के अंतर्गत बहुत अच्छा व्यक्तित्व और आपस में सामाजिक भावात्मक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी मित्र मंडली समान आयु वर्ग की तैयार हो जाती है और उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले उसके लिए खुद के भाई बहन इम्पॉर्टेंट होते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है तो मित्र मंडली इम्पॉर्टेंट होने लग जाती है। फिर आता है मित्र मंडली में कुछ दोस्त बहुत घनिष्ठ होते हैं, कुछ दोस्त सिर्फ कहने को दोस्त होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की आपकी आपस की पारस्परिक घनिष्ठता होती है, जिसके अंतर्गत आपके संबंध स्थापित होते हैं और यही आपके सामाजिक और भावात्मक विकास को स्थापित करते हैं। कैसे आप अपने दोस्तों के संग बातें करते हैं और व्यवहार स्थापित करते हैं। तो आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत हमने सामाजिक और भावात्मक विकास को बहुत गहन अध्ययन किया है और उसके विभिन्न प्रकार के माता पिता के संग, मित्र मंडली के संग, मनोभाव के अंतर्गत, आपस में पारस्परिक संबंध के अंतर्गत बहुत अच्छे से अध्ययन करा और जाना। तो इसको नोटबुक में भी लिख लिया होगा। आशा करती हूँ पूर्ण रूप से याद करेंगे, समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि का सवाल का जवाब दें और आपको संतुष्ट करें। तो पढ़ते रहिए, अपना निरंतर याद करते रहिए। नमस्कार।